ओके, सो लास्ट क्लास का कुछ रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। रिवीजन यह है कि हमने पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक्स, लास्ट क्लास में पढ़ना शुरू किया था। हमने बोला था कि एक मटेरियल है जिसको कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं, और उस इंट्रोड्यूस करने की वजह से हमें फायदा क्या क्या मिलता है। हमें फायदा मिलता है कि कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है, उसकी चार्ज कैपेसिटी जो है, चार्ज होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो हमने देखा कि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस वन, द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि जब एक मेटल यूज करते थे तो मेटल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो जीरो, किस वजह से? इंड्यूस चार्जेस की वजह से। बट यहाँ डाइलेक्ट्रिक के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता, थोड़ा कम हो जाता है। और वो कम कितना होता है ये हमने प्रूव किया था। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा इंड्यूस बाय एप्सिलॉन नॉट। हमने यहाँ से सिग्मा इंड्यूस की वैल्यू भी कैलकुलेट करी थी, एंड द सिग्मा इंड्यूस वाज 1 माइनस 1 बाय के इनटू सिग्मा। कि जो डाइलेक्ट्रिक आपने इंसर्ट किया है इन दोनों प्लेट्स के बीच में, उस डाइलेक्ट्रिक पे कितना इंड्यूस चार्ज आया है। इस डाइलेक्ट्रिक पे इंड्यूस चार्ज इज दिस, एंड सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट्स। उसके करस्पॉन्डिंग हमने देखा कि इस डाइलेक्ट्रिक पे कितना चार्ज डेंसिटी इंड्यूस्ड होगी। फिर हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर देखी, और हमने पता चला कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रही है वो कम हो चुकी है। अगर सिर्फ ये होता तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती, लेकिन जब आपने डाइलेक्ट्रिक अंदर पुट कर दिया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड गोज डाउन बाय के। तो सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट इज द न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। और ये हमने यहाँ से भी देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब हम फॉर्मूला पढ़ रहे थे, तो ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने इसके लिए, एयर और वैक्यूम के लिए। जब किसी मीडियम की बात होती थी तो यहाँ हम लिख देते थे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, where this is epsilon r is nothing but this relative permittivity or this dielectric constant. Similarly, हमने ब्रेकडाउन वोल्टेज की बात करी कि आप अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है। और ब्रेकडाउन किसे कहते हैं? कि कोई डाइपोल जहां पे है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करते जाते हैं तो इस पर लगने वाला फोर्स इतना ज्यादा हो जाए कि इसको तोड़ दे, बीच में से ब्रेक कर दे, तब हम कहेंगे कि ये ब्रेकडाउन हो गया है। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इसे बोला गया। और इसके लिए जब हमने कैलकुलेट किया तो जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला वो हमें समझ में आया कि द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इज नाउ हैव इंक्रीज्ड। कि आप ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उस पर अप्लाई कर सकते हैं, वो ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो ये भी हमारे लिए एक फायदे की बात थी इंट्रोड्यूस करना। फिर हमने देखा कि नया कैपेसिटेंस कितना आया। सो न्यू कैपेसिटेंस इज के टाइम्स द इनिशियल कैपेसिटेंस। जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप उसमें पुट करते हैं उतना टाइम इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। सो के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इज द न्यू कैपेसिटेंस। एयर की या वैक्यूम की बात की तो ये था उसका फॉर्मूला। ये हमने सारी बातें करी, ब्रेकडाउन की बात करी। देन हम चले कि अब कैसे इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनाया जाए अगर आप डाइलेक्ट्रिक पुट करते हैं तो अगर पूरा फिल कर दिया है तब तो हमें पता है सीधा सीधा के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी हो जाएगा। लेकिन अगर पूरा फिल ना करके कोई ऐसे स्ट्रिप बीच में फिल की है ऑफ थिकनेस टी एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम अ प्लेट, जिसमें दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन d है और एरिया a है, जहां पे मटेरियल नहीं है वहां पे एयर लिया जा सकता है, जहां मटेरियल है वहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। इसके लिए अगर मुझे टोटल से निकालना था तो उसका तरीका था, दो तरीके से हमने इसे देखा था। पहला तरीका ये कि जो भी चार्ज यहाँ से चलेगा वो पूरा का पूरा इधर तक चलेगा। तो इन तीनों कैपेसिटर्स को, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, इन तीनों कैपेसिटर्स को हम सीरीज में मान सकते थे, और उनके लिए हम इनका कैपेसिटेंस लिख सकते हैं। कैपेसिटेंस लिखने का तरीका एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, तो यहाँ डिस्टेंस x है, ये ले लिया। k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, तो यहाँ पे थिकनेस t है, वो ले लिया। एंड दिस, ये सेपरेशन जो बचता है वो बचता है d माइनस एक्स माइनस टी, तो ये ले लिया। इन तीनों को सीरीज में ऐड करके फॉर्मूला अपने पुट किया, सीरीज वाला फॉर्मूला। यहाँ से इक्विवेलेंट अपने पास निकल के आया दिस, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फिर हमने यहाँ से देखा कि अगर इस तरीके से बहुत सारे स्ट्रिप्स अलग अलग थिकनेस की डाली हुई हैं तो आपको करना क्या है, आपको जो नेट एयर जहां पे है वो थिकनेस देख लो। तो एयर कहाँ होगी, टोटल सेपरेशन डी है उसमें से सारी थिकनेस माइनस कर दो, ये सब एयर बच जाएगी। तो बाय 1, क्योंकि एयर का कांस्टेंट 1 होता है, प्लस जो जो भी थिकनेस है T1 बाई K1, T2 बाई K2, T3 बाई K3, ऐसा चलते रहिए, आपको इसका नेट इक्विवेलेंट यहाँ पे मिल जाएगा। और हमने ये देखा कि दिस इक्विवेलेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ दिस स्लैब्स पुट इनसाइड। तो आप चाहे इस स्लैब को कहीं भी रखेंगे आपको आंसर सेम मिलेगा।
इसका जो दूसरा तरीका था वो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस हमने देखा था। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज हमने देखी, जहां पे एयर है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पे मटेरियल है वहां सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। उसके करस्पॉन्डिंग हमने पोटेंशियल डिफरेंस देखे, दिस पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी द इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस गिवन बाय द बैटरी। ये हमने यहाँ से देखा, क्यू बाई वी किया, यहाँ से आपको जो फाइनल आंसर मिल के आएगा वो भी सेम आएगा जो पहले मेथड से आया था। तो दोनों तरीके इसको सॉल्व करने के थे। देन हम बात कर रहे थे कुछ एग्जांपल्स की कि आप कैसे समझेंगे कि इनको सीरीज में बोला जाए या पैरेलल में बोला जाए। तो जैसे आपके पास ये एक क्वेश्चन था K1 K2 K3 आपको तीन यहाँ पे फिल किए हुए थे। आपने जब यहाँ से देखना शुरू किया तो पता चला कि सारा का सारा चार्ज इनसे इक्वली फ्लो होगा, मतलब ये तीनों सीरीज में है। आपने इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया। ध्यान क्या रखना है, इनका सेपरेशन, दिस इज नाउ d/3, दिस इज d/3 एंड दिस इज ऑल्सो d/3। एरिया सबके लिए सेम है A, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपने सबके कैपेसिटेंस लिखे और फिर आपने अपना फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया। आप चाहें तो इस फॉर्मूला को भी उस फॉर्मूला से भी देख सकते हैं जो भी हम पढ़ के आए थे। वो फॉर्मूला क्या था कि आप अगर बात करते हैं C इक्विवेलेंट की, C इक्विवेलेंट वाज एप्सिलॉन नॉट A बाई, जहां पे एयर है तो एयर तो कहीं यहाँ पे है नहीं इस पूरे में, तो T1 बाई K1, तो D/3 बाई K1 प्लस D/3 बाई K2 प्लस D/3 बाई K3। आप चाहें तो सीधा ये फॉर्मूला यूज कर सकते थे जो अभी हमने पढ़ा। ये फॉर्मूला जो आपने देखा है यहाँ पे, इस फॉर्मूला को सीधा सीधा यूज किया जा सकता है इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे एयर एयर इस पूरे क्वेश्चन में हमारे पास कहीं नहीं है, इसमें हमने पूरा फिल किया हुआ है। तो T1 बाई K2, T2 बाई K2, T3 बाई K3 ये चलता रहेगा। यही हमने लिखा है, देखिए इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन में कहीं भी एयर नहीं है जहां भी है ये थिकनेस और इसका K1, ये थिकनेस इसका K2, ये थिकनेस इसका K3। तो इसके करस्पॉन्डिंग अपन सीधा फॉर्मूला भी लिख सकते थे, उससे देखिए आपको आंसर बिल्कुल सेम मिलेगा। यही आंसर आपको यहाँ से भी मिलने वाला है। तो यस, फॉर्मूला चाहे तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम सीरीज पैरेलल समझ के भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली एक क्वेश्चन हमने देखा कि अब इस बार अगर डायलेक्ट्रिक्स को आपने इस तरीके से अरेंज कर दिया तो आप कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। तो हमने देखा कि क्योंकि ये दोनों प्लेट्स जो है वो दोनों सबके लिए कॉमन आ रही है। अगर आप इसे कैपेसिटर मानते हैं तो इसके लिए भी दोनों तरफ सेम प्लेट है, इसे कैपेसिटर मानते हैं तो यहाँ भी वही प्लेट है और यहाँ भी वही दो प्लेट्स हैं। मतलब दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे सेम है, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे सेम है, मतलब तीनों पैरेलल में कनेक्ट होने चाहिए। और फिर हमने यहाँ पे पैरेलल का फॉर्मूला पुट कर दिया। अब यहाँ पे एरिया जो है वो 1/3 हो जाएगा। दिस प्लेट का एरिया 1/3 यहाँ पे, इसके लिए A/3 और इसके लिए A/3, टोटल हो गया A। इसके हिसाब से अपन ने तीनों के कैपेसिटेंस लिखे और उनको सीरीज में, सॉरी पैरेलल में ऐड कर दिया। ये यहाँ से आपको फाइनल आंसर हो गया था। लेकिन जब मिक्स टाइप के क्वेश्चन आए तो क्या किया। मिक्स टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, आज करने वाले हैं कि कैसा क्वेश्चन था। मिक्स टाइप के क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना था कि आप इन दोनों को पैरेलल कनेक्ट करेंगे पहले, या पहले ये दोनों सीरीज और ये दोनों सीरीज और फिर पैरेलल। ये दो ऑप्शन मैंने आपको दिए थे कि इनमें से क्या ठीक होना चाहिए। तो हमने बात करी थी कि ये दोनों पैरेलल में कंसिडर नहीं किए जा सकते हैं। क्यों नहीं किए जा सकते, क्योंकि इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा। सेम क्यों नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इनका अलग अलग होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जब अलग अलग है दोनों तरफ तो पैरेलल कंसिडर नहीं किया जा सकता। तो इन दोनों को सीरीज, इन दोनों को सीरीज एंड देन फाइनली क्योंकि ये सेम प्लेट्स के बीच में है तो ये हो जाएंगे पैरेलल में। तो ये इसका तरीका था सॉल्व करने का। ये हमने क्वेश्चन किया था लास्ट क्वेश्चन। आज इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। क्वेश्चन आपसे इस टाइप का पूछा जाता है, इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके क्वेश्चन आता है कुछ ऐसा कि ये दो प्लेट्स हैं, इनके बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक फिल किया ऐसा, यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक है और दूसरा डाइलेक्ट्रिक आपने यहाँ फिल किया एक इस तरीके से और एक फिल कर दिया आपने यहाँ पे इस तरीके से। कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आसानी से दिख जाए। एक आपने फिल कर दिया यहाँ पे इस तरीके से। तीन डाइलेक्ट्रिक्स यहाँ फिल किए हुए हैं, लेट्स से K1, K2 एंड K3। ये तीन डाइलेक्ट्रिक्स हैं। अब आपसे पूछा गया बताइए इसका इक्विवेलेंट कैसा होगा। तो अब अगर इसका इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या किया जाए। मैं आपको फिर से दो ऑप्शन देता हूँ, सर्किट में बना के बताता हूँ कि क्या बनना चाहिए। क्या इसके लिए ये सर्किट ठीक होगा, पहली बात।
क्या इसके लिए ये सर्किट ठीक होगा? क्या आपका ये C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा और ये C3 हो जाएगा? क्या ये सर्किट ठीक है इसके लिए? ऑप्शन ए। बताइए, क्या ये सर्किट बनाना ठीक होगा कि इसको एक कैपेसिटर मान लिया, ये कैपेसिटर इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, और ये इधर सीरीज में से हो गया? क्या ये करना ठीक रहेगा या ये गलत है? अभी जो हमने सीखा उसके हिसाब से बताइए कि क्या ये दोनों पैरेलल में हो सकते हैं? नो सर। बोलिए। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, ये दोनों पैरेलल में नहीं हो सकते। C2 एंड C3 can't be in parallel, not in parallel। क्यों नहीं हो सकते पैरेलल में? क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। यहाँ फील्ड E2 है, यहाँ जो फील्ड है वो E3 है। E2 एंड E3 आर डिफरेंट। जब फील्ड डिफरेंट है तो पोटेंशियल इनके अक्रॉस डिफरेंट है। जब पोटेंशियल इनके अक्रॉस डिफरेंट है तो भैया ये दोनों सीरीज पैरेलल में नहीं हो सकते। तो ये करना बिल्कुल हो जाएगा गलत। तो क्या करें फिर? अब क्या करें? अब इसको जो सॉल्व करने का तरीका होता है वो होता है कुछ ऐसा कि आप इसे मान लीजिए दो कैपेसिटर्स में, आप इसे मान लीजिए दो कैपेसिटर्स में, तो उधर भी K1 इधर भी K1, दोनों तरफ मटेरियल K1 है। आपने इस पूरे को चार सेक्शन में डिवाइड कर दिया, जहां पे यहाँ पे एक मटेरियल K1 है, यहाँ भी मटेरियल K1 है, लेकिन इसे आप अलग से कैपेसिटर कंसिडर करेंगे, इसे आप अलग कैपेसिटर कंसिडर करेंगे। ये दोनों तो अलग अलग हैं ही। और अब चार वाला तो हमें पता ही है कैसे करते हैं, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, अपना आंसर बताएंगे। तो अब जो हम यहाँ पे बना सकते हैं सर्किट, वो क्या हो जाएगा? ऐसा सर्किट बनेगा। दिस इज द सर्किट नाउ, जहां पे ये भी C1 है और ये भी C1 है। दिस इज C2 एंड दिस इज C3। अब इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो C1 कितना लिखूंगा? C1 मटेरियल है K1 एप्सिलॉन नॉट A, एरिया इज A/2। देखिए ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे मैं इतने वाले को लिखना चाहता हूँ, इसको लिखना चाहता हूँ, तो इसके लिए अगर मैं प्लेट यहाँ पे बनाता हूँ, दिस इज द प्लेट हियर, इस प्लेट पे ये हाफ, इतना ही एरिया तो मुझे चाहिए। ये एरिया इज A/2, एरिया मेरे को लेना पड़ेगा यहाँ पे A/2। सिमिलरली जो डिस्टेंस है वो भी कितनी है? D/2। दिस सेपरेशन इज ऑल्सो D/2। दोनों प्लेट्स का सेपरेशन इज ऑल्सो D/2, वो मैंने यहाँ पे लिया। तो ये आपको मिल गया C1, तो ये हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A/D। ओके, सिमिलरली C2 अगर देखा जाए तो हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट, उसका भी एरिया A/2 है, उसका भी सेपरेशन D/2 है, वो भी हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, K2 एप्सिलॉन नॉट A/D। एंड सिमिलरली C3 जो भी हम लिख सकते हैं, C3 कैन आल्सो बी रिटन एज K3 एप्सिलॉन नॉट A/D। इसी तरीके से जैसे यहाँ से आया है, 2 से 2 में भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी आ जाएगा। अब इसको अपने को सॉल्व करना है। सॉल्व करना अपन जानते हैं, C1 एंड C2 इन सीरीज, C अगेन C1 एंड C3 इन सीरीज, एंड देन ये दोनों पैरेलल। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। सीरीज में हम जानते हैं C1 C2 बाय C1 प्लस C2, C1 C3 बाय C1 प्लस C3। तो जो C इक्विवेलेंट आपके पास फाइनली आएगा वो आएगा C1 C2 बाय C1 प्लस C2 प्लस C1 C3 बाय C1 प्लस C3। दिस इज द C इक्विवेलेंट। सबकी वैल्यूज आप यहाँ से पुट कर सकते हैं, ये तीनों वैल्यूज यहाँ से पुट कीजिए, आंसर आप हमसे अब अपना बता सकते हैं। क्लियर? तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि आपको यहाँ पे एक साथ पूरा एक जगह दे दिया और बाकी दो जगह सेक्शन दे दिए, तब आपको इसे भी दो सेक्शंस में डिवाइड करना होगा। इन दो सेक्शंस को डिवाइड करके फिर आप अपना काम यहाँ से कर सकते हैं। ये इसका तरीका होगा। नीट में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया था। देखिए नीट का क्वेश्चन देख लेते हैं। नीट में यहाँ पे 3 सेक्शन आपको दिए गए थे। नीट आई थिंक 16 में आपसे पूछा गया है, आई गेस 2016 में है ये क्वेश्चन। आपका ऐसा था कि प्लेट्स इस बार आपको ऐसी दे दी, इस बार ऐसे प्लेट्स दे रखी हैं यहाँ पे, बोला कि यहाँ पे एक मटेरियल फिल कर दिया आपने, ऐसा एक मटेरियल यहाँ पे है, बाकी एक यहाँ पे और यहाँ पे मटेरियल है, एक मटेरियल यहाँ पे है, एक मटेरियल यहाँ पे है और एक मटेरियल यहाँ पे है। ऐसे 3 मटेरियल फिल कर दिए। अब आपसे पूछा गया कि बताइए इसका इक्विवेलेंट कितना होगा। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया आपसे, बताइए इसका इक्विवेलेंट कितना होगा। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि प्लेट्स इस बार इस तरीके से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेट्स है। सो दिस सेपरेशन इज D, दिस एरिया इज A।
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लेट आप ऐसे लगा दो, ऐसे बना दो, डायग्राम ही तो चेंज किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो करने का तरीका फिर से वही रहेगा कि अगर मान लीजिए आपको बोला गया है कि यहाँ जो मटेरियल्स हैं, दिस इज मटेरियल वन, K1 K2 K3 एंड K4, इसको मान लेते हैं अपन, K1 K2 K3 K4। तो अब क्या करना चाहिए, इस वन को हमें डिवाइड कर देना चाहिए, ये भी हो जाएगा वन, ये भी हो जाएगा वन, और ये भी हो जाएगा वन। इस जो पूरे का हो इसको हमने 3 में डिवाइड कर दिया, ताकि अब क्या हो पाएगा कि जो चार्ज यहाँ से चलेगा वो इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा। और इस केस में ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, और फिर सारे के सारे पैरेलल। देखो चिंता मत करना, इस डायग्राम को अगर मैं ऐसे रोटेट कर दूं ना तो आपको सब वैसा का वैसा दिखेगा जैसा अभी दिख रहा था। देखा दिख रहा है, चार्ज इधर से चला, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, फिर तीनों पैरेलल। तो डायग्राम से चिंता मत करना कि कैसे ये हुआ या कैसे वो हुआ, प्लेट से हमें समझना है, जिधर प्लेट्स हैं वो पैरेलल में फाइनली कनेक्ट होंगे। तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फाइनली ये तीनों पैरेलल में। तब इसको अपन जो डायग्राम बना सकते हैं वो कैसा हो जाएगा, ये डायग्राम बन जाएगा ऐसा कि दो यहाँ पे सीरीज में है, दो यहाँ पे सीरीज में है, दो यहाँ पे सीरीज में है, और फाइनली ये सारे पैरेलल में है। ये ऐसा एक सर्किट डायग्राम आपके पास बन जाएगा। दिस इज द सर्किट डायग्राम। और सॉल्व करना अपन जानते ही हैं, ये है C2, ये है C1, ये है C3, ये है C1, ये है C4, ये है C1। लिखना हमें पता है, कैसे लिखेंगे, तो एरिया अगर देखो तो देखो, ये अगर मैं एरिया यहाँ पे बनाता हूँ इस तरीके से, पूरी प्लेट है यहाँ पीछे, इस तरीके की प्लेट है, तो इसमें से कितना एरिया इसको मिल रहा है, सबको 1/3 1/3 एरिया मिल रहा है। सबका एरिया कितना है, 1/3 एरिया। और सेपरेशन सबका कितना है, सबका D/2 है। तो सबको इसी तरीके से लिखा जाएगा। अगर मैं C1 लिखता हूं तो लिखूंगा K1 एप्सिलॉन नॉट A/3, एरिया ये है, डिवाइडेड बाय D/2, ये इसका आ जाएगा। सिमिलरली जब C2 लिखूंगा तो लिखूंगा K2 एप्सिलॉन नॉट A/3 by D/2, and similarly C3 and C4 can also be written in same way. अब इनको सॉल्व अगर करना है तो आप सॉल्व करना तो जानते हैं, हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की है। कैसे सॉल्व करेंगे, C1 C2 इन सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, तो फाइनल आंसर जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा, C इक्विवेलेंट, इन दोनों को सीरीज में करेंगे तो C1 C2 by C1 plus C2, अगले वाले दोनों को करेंगे तो C1 C3 by C1 plus C3, अगले दोनों को करेंगे तो C1 C4 by C1 plus C4। और क्योंकि फिर ये सारे पैरेलल में थे तो मैंने सबके बीच में प्लस लगा दिया, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और वैल्यूज आप यहाँ से पुट कर सकते हैं सारी, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये नीट का क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शंस जो थे उसमें आपको फाइनली वैल्यू पुट करके अपना आंसर वहां से देखना था। तो क्वेश्चन आसान है, डुएबल है, और बस कॉन्सेप्ट हमें समझने की देर है कि कैसे आप इसको सीरीज और पैरेलल में कंसिडर करने वाले हैं। तो ध्यान रखना है, जब भी ये पूरी पूरी स्लैब आ जाए, जब भी ऐसी पूरी पूरी स्लैब आ जाए, आप इसको डिवाइड कर देंगे ताकि आप इसे सीरीज 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 में अलग अलग कन्वर्ट कर सकें। ये इसका तरीका होगा। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है आपको, यस नो? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया, Yes, ओके ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप मुझे करके बता दीजिए जल्दी से। इसमें आपको यहाँ पे और यहाँ पे ऐसा दे दिया है, थोड़ा सा सही बना लेते हैं, इक्वल सेपरेशन से सारे यहाँ पे बना रखा है, इस तरीके से है। यहाँ पे आपको दे रखा है K1, यहाँ दे रखा है K2, K1 K2, ये पूरा जो है वो K3 है, इधर पूरा K4 और K5 है। इसके लिए आपसे पूछा गया, बताइए कितना C इक्विवेलेंट आप लिखेंगे, C इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे। तो चलिए बताइए मुझे जल्दी से, कैसे लिखोगे। ये वही एरिया पूरी प्लेट का A ले सकते हैं, पूरा सेपरेशन D है, और इक्वल सेपरेशन इन सबके हैं, सारे कितने हैं, D/3 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 सारे हैं। चलिए तो क्या करना चाहिए इसके लिए, क्या करना चाहिए, डिवाइड करना। बस K3 को डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ही आप K3 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा K3 और ये भी हो जाएगा K3। उसके बाद क्या करना है,
उसके बाद बड़ा आसान है, ये तीनों सीरीज में है, ये तीनों सीरीज में है, फाइनली सारे पैरेलल में है। तो आपका जो यहाँ से फाइनल सर्किट बन जाएगा वो बनेगा ये तीनों सीरीज, this in series, and finally ये सारे पैरेलल में। तो दिस इज C1 C2 सॉरी C3 हो जाएगा, ये C3, दिस इज C4, यहाँ पे है C2 C3 एंड C5, ऐसे सारे बन जाएंगे आपके पास। क्लियर? सबकी जो वैल्यू लिखोगे कितना कितना लिखोगे, किसी एक के लिए बता दो। C1 कितना लिखूं, K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना लिखूं बोलना जरा, A/2 A/3 A/2 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 इज द एरिया, बिल्कुल ठीक बात है, A/2, और डिस्टेंस हो जाएगा सबका D/3। एरिया A/2 क्यों, क्योंकि ये प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स यहाँ पे ऐसी बनी हुई हैं, ये हाफ है, ये A/2 K1 के लिए आएगा, और ऐसे नीचे वाला जो हाफ एरिया था वो इस K2 के लिए आ जाएगा। तो A/2 एरिया सबके लिए आ जाएगा, इसलिए आप यहाँ से लिख सकते हैं। फाइनल आंसर आप इनको सीरीज में देन पैरेलल में अपना आंसर बता सकते हैं। तो चलिए बहुत बढ़िया, अब आप अच्छे से समझ गए हैं इस बात को कि इसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ओके। अब अपन बात करते हैं कि जब इस डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया जाता है प्लेट्स के बीच में तो वहां पे क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो इससे रिलेटेड टॉपिक है वो है इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। अब ये कैसे किया जाता है, इसके करने के दो तरीके हो सकते हैं, दो मेथड्स हो सकते हैं। मेथड 1 वो होता है कि आप कैपेसिटर्स को पहले चार्ज करके ले आए हैं, ऑलरेडी चार्ज कैपेसिटर है, उसके बीच में आप उसको इंसर्ट कर रहे हैं, तो इसको बोला जाता है एट कांस्टेंट चार्ज। दूसरा जो मेथड है इसका वो होता है एट कांस्टेंट वोल्टेज। दो तरीके से इंसर्शन किया जा सकता है, और ये क्वेश्चन भी आपसे इसी तरीके से पूछा जाएगा। क्वेश्चन में लिखा होगा एट कांस्टेंट चार्ज एट कांस्टेंट वोल्टेज, तो आपको समझना है कि यहाँ पे कैसा अपने को यूज करना है। तो अपन सबसे पहला पढ़ते हैं फर्स्ट एट कांस्टेंट चार्ज। कांस्टेंट चार्ज मतलब आपने कैपेसिटर लिया, उसे एक बैटरी से कनेक्ट किया, मान लीजिए यहाँ V वोल्ट की बैटरी थी, इसका कैपेसिटेंस C था, तो यहाँ चार्जेस आ गए Q1 माइनस Q, वेयर Q वी नो इज CV, ये हम जानते हैं। अब आपने क्या किया, इस बैटरी को रिमूव कर दिया और ये कैपेसिटर, चार्ज्ड कैपेसिटर आपके पास यहाँ पे रखा हुआ है। बैटरी इज रिमूव्ड नाउ। ठीक है, बैटरी इज रिमूव्ड, बैटरी को रिमूव कर दिया, तो अब जो आपके पास कैपेसिटर बचा है उस पर चार्ज है Q, एंड दिस चार्ज Q कैन नॉट फ्लो एनीवेयर, क्योंकि यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। जब कनेक्शन नहीं है तो ये चार्ज क्यों कहीं फ्लो नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इसकी, तो इसे बोलते हैं कांस्टेंट चार्ज, जब आप बैटरी को रिमूव कर चुके हैं। तो क्वेश्चन में अगर ऐसा बोलता है कि आपने एक कैपेसिटर को चार्ज किया, उसके बाद बैटरी रिमूव कर दी, जैसे ही बैटरी रिमूव की मतलब क्या समझना है, कांस्टेंट चार्ज की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, सो कांस्टेंट चार्ज हम यहाँ पे बात करते हैं इस कैपेसिटर में। अब इस कैपेसिटर में आप इंसर्ट कर रहे हैं एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, तो जैसे यहाँ पे ये चार्ज कैपेसिटर है और यहाँ से आप एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं इस तरीके से आप अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं इस पे जो चार्जेस आते हैं वो चार्जेस क्या आते हैं, यहाँ पे अगर चार्ज Q और माइनस Q है तो इसके अंदर इंड्यूस चार्जेस आ जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव इंड्यूस चार्जेस आएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव इंड्यूस चार्जेस आएंगे, और ये सिग्मा इंड्यूस भी हम पहले बात कर सकते हैं, इसको Q इंड्यूस्ड हम बोल सकते हैं, हियर माइनस Q इंड्यूस्ड, ये इस पे चार्जेस आ चुके होंगे। ओके, अच्छा इस पे अगर फोर्स की बात करूं तो इस पे अंदर फोर्स लग रहा होगा। आपको अगर इसे धीरे 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 अंदर लेके जाना है तो आपको पीछे की तरफ से एक एक्सटर्नल फोर्स इस पे लगा के रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंड्यूस चार्जेस आ गए हैं। इंड्यूस चार्जेस की वजह से क्या होगा कि इस प्लेट पे पॉजिटिव, इसके अंदर सारे नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, इस प्लेट पे नेगेटिव, इसके अंदर सारे पॉजिटिव, ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो इसको अंदर की तरफ खींचेंगे और आपको इसको लेके जाना है स्लोली स्लोली, एकदम इसको बिल्कुल स्लोली स्लोली आपको अंदर लेके जाना है।
अगर स्लोली लेके जाना है तो ऑब्वियसली आपको उसको पीछे की तरफ खींच कर रखना होगा, तभी आप कह पाएंगे कि हाँ ये स्लोली स्लोली अंदर जा पाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर इसका जो कांस्टेंट है वो के है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो यहाँ पे इसके इंसर्शन से क्या क्या फर्क पड़ेगा। तो हम बात करेंगे बहुत सारे पैरामीटर्स पे। फर्स्ट अपना पैरामीटर आता है चार्ज। क्या इसके इंसर्शन से यहाँ पे कैपेसिटर के चार्ज पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या इसके इंसर्शन से कैपेसिटर के चार्ज पे कोई फर्क पड़ेगा? सोचो, कौन सा कंडीशन लेके चल रहे हो? कांस्टेंट चार्ज की, मतलब आप ऑलरेडी इसे चार्ज कर चुके हो, अब आप इसके बीच में वो कैपेसिटर, इसको डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हो। क्या इससे इसके चार्ज पे कोई फर्क पड़ेगा? ऑब्वियसली नहीं, ये कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि चार्ज कहीं फ्लो नहीं हो सकता। चार्ज कंजर्वेशन का लॉ हम जानते हैं, जितना चार्ज इनिशियली है उतना फाइनली होना चाहिए। कैपेसिटर के प्लेट पे चार्ज था Q, फाइनली भी चार्ज करता रहने वाला है Q। सो Q इज अ कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगा। ओके, अगर बात करें कैपेसिटेंस की, तो इनिशियल कैपेसिटेंस आप लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, लेकिन फाइनली जब भी आपने इसमें इंसर्ट कर दिया है तो आप लिखेंगे K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो यस, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। तो ये तो हमें पता ही था, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। यस, वी नो दिस। ओके, सो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। और बात करें अगर पोटेंशियल डिफरेंस की करते हैं, V को आप लिखते हैं Q इक्वल टू CV से लिखा जा सकता है Q बाई C। अच्छा, Q तो था कांस्टेंट और C कर दिया इंक्रीज। अगर C इंक्रीज हो गया तो V ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगा। सो यस, V डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स डिक्रीजेस। आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन क्या देगा कि एक कैपेसिटर है, चार्ज कैपेसिटर है, उसके बीच में आप एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हैं, तो बताइए उसके पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, उसमें स्टोर्ड एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा, यही सारे क्वेश्चंस उसमें आते हैं। तो एक बार समझ में आ गया कि अच्छा हाँ भैया, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लिखा है सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। ऑब्वियसली के अब यहाँ पे आ चुका है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो के नहीं लिखोगे, क्योंकि बीच में कुछ था नहीं, लेकिन फाइनली जब ये प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज हो गया। ओके, अगर बात करें एनर्जी की, कितनी एनर्जी इसमें स्टोर थी, तो एनर्जी आप बोलते हैं Q स्क्वायर बाई 2C, है ना। अब देखो, एनर्जी का जो फॉर्मूला आपके पास बहुत सारे हैं, हाफ CV स्क्वायर भी एक फॉर्मूला है आपके पास, लेकिन मैं वो यहाँ पे यूज नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मुझे कंपेयर करना है। अब सोचो, अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूँ तो मेरे लिए कंपैरिजन मुश्किल हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे C ये भी चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और V ये डिक्रीज हो रहा है। अब एक इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है, तो मैं ओवरऑल यहाँ से नहीं बता पाऊंगा कि ओवरऑल इसके साथ क्या होगा। इसलिए मैं ये फॉर्मूला यूज ना करके कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, Q स्क्वायर बाय 2C। तो जब भी कंपैरिजन की बात आए ना, आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि आप एक ऐसे इसमें क्वांटिटी यूज करो जो कांस्टेंट हो, ताकि दूसरी अगर इंक्रीज हो रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग हम वेरिएशन आसानी से बता पाए। तो हम जानते हैं चार्ज यहाँ पे कांस्टेंट है, चार्ज इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, और C यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो एनर्जी शुड डिक्रीज, एनर्जी शुड डिक्रीज। हो एनर्जी डिक्रीज हो गई, एक बात ये आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गया, एनर्जी डिक्रीज हो गई, पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, चार्ज कांस्टेंट रहा। और क्या पूछ सकता है इससे? और पूछ सकता है फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में कितना कितना फोर्स यहाँ पे रहेगा। अब अगर प्लेट्स के बीच में फोर्स आपसे पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? हमने पढ़ा था पहले, फोर्स किस वजह से होता है, जितने चार्जेस यहाँ पे हैं, सिग्मा माइनस सिग्मा। आपने पहले जब फोर्स देखा तो बोला था कि कांस्टेंट फोर्स आया था। कितना आया था फोर्स पहले आपने जब पढ़ा था? Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, दिस वाज द फोर्स, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये फोर्स लगता था। किस वजह से आया था? तो आपने बोला था कि यहाँ इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आता है उसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा। ठीक है, अब आपने जब ये इंसर्ट कर दिया तो इस इंसर्शन की वजह से यहाँ पे इंड्यूस्ड चार्जेस और आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे दो प्लेट्स और बना लेता हूँ, इधर आएगा माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड, इस पे आएगा प्लस सिग्मा इंड्यूस्ड। ओके, ये दो प्लेट्स यहाँ पे हो रहा है, टोटल चार, यहाँ पे आप चार पैरेलल प्लेट्स मान सकते हो। इन सब की वजह से अगर मैं इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहूँ तो सोचो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, बिल्कुल होगा, इसकी वजह से होगा, और साथ में इसकी वजह से भी होगा।
लेकिन एक बात यहाँ पे वो है कि ये जो दोनों चार्जेस हैं इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, और हम जानते हैं कि प्लेट की वजह से जो फील्ड होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, वो कांस्टेंट होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, हम जानते हैं इस बात को। तो ये जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्लेट प्रोड्यूस करेगी यहाँ पे, उतना ही ये भी प्रोड्यूस करेगी यहाँ पे, और अपोजिट डायरेक्शन में करेगी, क्योंकि ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। तो इन दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगा वो हो जाएगा 0। तो मतलब इन दोनों का होना या ना होना कोई यहाँ पे इफेक्ट नहीं डाल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पे। जो भी फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ इस प्लेट की वजह से है, जो कि पहले भी था। इसका इंसर्शन से पहले भी इसी का फील्ड था, बाद में भी इसी का फील्ड है, मतलब फोर्स पे कोई चेंजेस नहीं आने वाले। तो फोर्स बिटवीन द प्लेट्स इज अ कांस्टेंट, उसमें कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं होंगे। फोर्स बिटवीन द प्लेट्स इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस सिग्मा इंड्यूस्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड, ये दोनों मिलके हो जाते हैं 0, इसीलिए ये फोर्स यहाँ पे बनता है कांस्टेंट। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जो आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि अगर ये फिक्स्ड या कांस्टेंट चार्ज पे आप अगर इंसर्शन करते हैं तो बताइए यहाँ पे कितने कितने पैरामीटर्स में चेंज आएंगे। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर है बात यहाँ तक अच्छे से? यस सर। ठीक है। अब अभी आपने क्या किया था, अभी आपने इसको इंसर्ट किया यहाँ पे। अच्छा, यही आपसे पूछते कि कांस्टेंट चार्ज पे है, ऑलरेडी अंदर है यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक, अब इस डाइलेक्ट्रिक को आप बाहर निकालना चाहते हो तो क्या होगा? तो ये सारे जो आपके आंसर आए हैं वो उल्टे हो जाएंगे। जो इंक्रीज हो रहा है वो डिक्रीज हो जाएगा, जो डिक्रीज हो रहा है वो इंक्रीज हो जाएगा। चार्ज तो कांस्टेंट था, कांस्टेंट ही रहेगा, फोर्स कांस्टेंट था, कांस्टेंट रहेगा। जो इंक्रीज हो रहे थे वो अब डिक्रीज हो जाएंगे अगर आप इस कैपेसिटर को बाहर, इस प्लेट को बाहर निकालो, इस डाइलेक्ट्रिक को बाहर निकाल लो तो अपन यहाँ पे नोट लिख सकते हैं कि इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब is removed from the plate, then answer to all previous questions reverses। जो इंक्रीज हो रहा है वो डिक्रीज हो जाएगा, जो डिक्रीज हो रहा है वो इंक्रीज हो जाएगा, जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट रहेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया एक मेथड जो आप चार्ज कांस्टेंट रख के बात कर रहे हैं। दूसरा जो मेथड मैंने बात करी थी, दूसरा मेथड था एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज लिखा था, पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हो, एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, जैसा भी आप लिखना चाहो। इस केस में कैसे करेंगे? तो एक कैपेसिटर आपने लिया, इसको आपने एक बैटरी से कनेक्ट करके रखा हुआ है। अगर बैटरी से कनेक्ट करके रखा हुआ है, अब आप इसमें इंसर्ट कर रहे हैं एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो हम जानते हैं बैटरी का काम क्या है? बैटरी का काम है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना, मेंटेन दिस पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब इसके पास स्कोप क्या है? इसके पास स्कोप यह है कि यहाँ जो चार्ज में चेंजेस आएंगे वो चार्ज यहाँ पे फ्लो हो सकते हैं, चार्ज फ्लो हो सकता है। तो यस, चार्ज कैन डिफर फ्रॉम द इनिशियल चार्ज, क्योंकि यहाँ पे इस बार पोटेंशियल कांस्टेंट है, और अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो चार्ज यहाँ पे फ्लो हो सकता है। इसके पास पूरा सर्किट पड़ा हुआ है, चार्ज फ्लो होगा तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि चार्ज कांस्टेंट रहेगा। चार्ज कैन डिफर फ्रॉम द इनिशियल कंडीशन। तो इस बार अगर बात करें तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या कांस्टेंट हो जाएगा? पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। एक बात तो ये समझ में आ गई। दूसरी बात क्या समझ में आ गई कि अगर कैपेसिटेंस की बात करें तो हम जानते हैं कैपेसिटेंस ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि फाइनल कैपेसिटेंस इज k टाइम्स इनिशियल कैपेसिटेंस, तो ऑब्वियसली कैपेसिटेंस इंक्रीज होना चाहिए। जब स्लैब डालेंगे k इसकी तो कैपेसिटेंस बढ़ता है अभी तक। अब अगर बात करें चार्ज की तो Q इक्वल टू होता है C इंटू V। अगर V कांस्टेंट है लेकिन C इंक्रीज हुआ है तो चार्ज शुड इंक्रीज। ओके, चार्ज इंक्रीज हो गया, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। पर यहाँ पे आप अगर सिग्मा की बात करो, सिग्मा बनता है चार्ज से, तो चार्ज अगर चेंज हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हम सीधा सीधा नहीं कह सकते। देखो मैंने आपको बताया ना कि मैं इसको कंपेयर कैसे करूं, आप इसको बोलेंगे ऐसा। पर सिग्मा इज
एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन द चार्ज चेंज हुआ है, के यहाँ पे आया है, तो हम इसको कैसे देखेंगे? तो हम यहाँ से नहीं देख सकते इसे। हम कैसे देख पाएंगे इसे? हम इसे देख पाएंगे, इससे हम इसको जज नहीं कर पाएंगे। हम देख पाएंगे यहाँ से V इंटू डी, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब यहाँ से बात कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट है, डी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ये भी कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हियर रिमेन्स कांस्टेंट। ये एक खास बात यहाँ से आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हियर रिमेन्स कांस्टेंट। हम इससे क्यों जज नहीं कर पाए? क्योंकि ये चेंज हो गया, के यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, हम दोनों का रिलेशन नहीं जानते कि क्या हो रहा है, इसलिए यहाँ से आप इसको सीधा जज नहीं कर पाएंगे। सो यस, E is a constant here from this one, E equal to VD, यहाँ से हम इसको बता पाएंगे। ओके और इसमें बात करें अगर एनर्जी की, तो एनर्जी यहाँ पे एनर्जी में यूज करूंगा हाफ से V स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इस बार V कांस्टेंट है, तो जो C के साथ होगा वो एनर्जी के साथ हो जाएगा। C इंक्रीज हो रहा है तो यस एनर्जी इज इंक्रीजिंग। ओहो, एनर्जी इज इंक्रीजिंग, ये भी बढ़िया बात हो गई आपके पास। एनर्जी इंक्रीज हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रह गया, चार्ज इंक्रीज हो गया। ये सारी बातें यहाँ पे अपने पास समझ में आ गई। अब बात करते हैं अगर फोर्स की। फोर्स की अगर बात करें तो फोर्स का फॉर्मूला आपने लिखा था यहाँ पे क्या, Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। और Q जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो गया। इस पूरे फॉर्मूला में अगर आप देखो तो सिर्फ और सिर्फ Q वेरी कर रहा है, एरिया वही है, एप्सिलॉन नॉट वही है, और में कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं आ रहे। ओनली Q इज इंक्रीजिंग। और कितना इंक्रीज हो रहा है? तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो C है वो बोल गया ना यहाँ K टाइम्स C, तो चार्ज भी अब कितना हो जाएगा, K टाइम्स CV, क्योंकि V तो कांस्टेंट था। तो चार्ज, न्यू चार्ज इज Q फाइनल इज K टाइम्स CV, या फिर K टाइम्स द इनिशियल चार्ज, दिस इज द फाइनल चार्ज ऑन दिस। अगर मैं उसको यहाँ पुट करता हूँ तो ये पूरा हो जाएगा K स्क्वायर, क्योंकि Q स्क्वायर है, K स्क्वायर टाइम्स द इनिशियल फोर्स, दिस इज द फाइनल फोर्स। तो यस, फोर्स हियर इंक्रीजेस बाय K स्क्वायर। तो ये सारे आपके पास फाइनल अपने बन के आते हैं। मेरे को लगता है कि आज की अपनी मीटिंग जस्ट एंड होने ही वाली है, तो यहाँ तक आज हम क्लास करते हैं। आप इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा, फिर हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट टाइम पे हम शायद इस चैप्टर को खत्म कर दें। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, इसको रिवाइज कीजिएगा। कोई डाउट है तो नेक्स्ट टाइम पे लेते हैं इसको। ओके, बाय सर। यप, बाय बाय।